8 जून 2025 के शाम के तकरीबन 5 बजे का समय होता है और एक बिट्टू नाम का 14 साल का लड़का अपनी चाची के घर पर जाता है। अपनी चाची को कहने लगता है कि चाची, मुझे थोड़े समय के लिए अपनी कुल्हाड़ी दे दो। तभी उसकी चाची उसको कुल्हाड़ी दे देती है और पूछने लगती है, बेटा तुम इसका क्या करोगे? तभी वो बिट्टू कहने लगता है कि चाची, हमारे घर में एक पेड़ खड़ा है और वो काफी खराब हो चुका है, मुझे उसको काटना है। इसके बाद बिट्टू वो कुल्हाड़ी लेने के बाद अपने घर पर आ जाता है और जब उसकी माँ यानी कि बिट्टू की माँ अलका उसके हाथ में कुल्हाड़ी देखती है तो वो भी उससे पूछने लगती है कि बेटा इस कुल्हाड़ी का तुम क्या करोगे? तभी बिट्टू अपनी माँ अलका को कहने लगता है कि माँ, जब भी कोई पेड़ खराब हो जाता है तो फिर उसको जड़ से काट देना ही बेहतर होता है। लेकिन उसकी माँ अलका इस बात को नहीं समझ पाती है। दोस्तों, लगभग कई घंटे का समय बीत जाता है और रात हो जाती है और रात के समय पूरा परिवार बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद अलका अपनी बेटी स्नेहा को लेकर कमरे में चली जाती है और इसके बाद जो बिट्टू होता है वो अपने दादाजी के कमरे में जाकर लेट जाता है। लेकिन आज बिट्टू को नींद नहीं आती है। तकरीबन रात के 11 बजे का समय हो जाता है, पूरा परिवार सो चुका होता है, लेकिन बिट्टू नहीं सोया था। बिट्टू उसी समय उठता है और उस कुल्हाड़ी को उठाता है। कुल्हाड़ी उठाने के बाद वह अपनी माँ के कमरे में चला जाता है और कमरे में जाने के बाद देखते ही देखते वह अपनी माँ के ऊपर उस कुल्हाड़ी से कई वार कर देता है, जिसके कारण उसकी माँ के सिर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद वह अपनी बहन की भी हत्या करता है और इसके बाद वह अपने दादाजी की भी हत्या कर देता है। दोस्तों, आखिर सवाल ये उठता है कि इस बिट्टू ने अपने पूरे परिवार की निर्मम तरीके से हत्या क्यों की थी? जब पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार करती है तो पुलिस के सामने भी ये सबसे बड़ा बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर बिट्टू ने अपने पूरे परिवार का कत्ल क्यों किया था? तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था, पूरी घटना क्या थी। आप देख रहे हैं दोस्तों क्राइम एबीसी 143। मैं कुलदीप राणा। दोस्तों, यह घटना त्रिपुरा के अगरतले की है। इसी अगरतला के मनु कस्बे में रहने वाली 38 वर्षीय अलका देवी, जिसके परिवार में अपने 2 बच्चे होते हैं। बड़े बेटे का नाम बिट्टू होता है जिसकी उम्र मात्र 14 साल की होती है और इसकी छोटी बेटी होती है जिसका नाम स्नेहा होता है। दोस्तों, अलका के पति की 2 साल पहले किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसके कारण परिवार बिल्कुल तहस-नहस हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद अलका अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। अलका अब हर रोज दिन भर दिहाड़ी करती थी, मजदूरी करती थी और फिर जाकर कहीं बिट्टू और स्नेहा का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा देती है। दोनों बच्चे हर रोज स्कूल में पढ़ने चला जाया करते थे और जैसे ही बच्चे स्कूल में चले जाते थे उसके बाद जो अलका होती है वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए खेतों में चली जाया करती थी। एक दिन वह गांव के ही एक मुखिया के खेत में चली जाती है। उस मुखिया का नाम रविंद्र होता है। जैसे वो खेत के अंदर दिहाड़ी मजदूरी कर रही होती है तो वो मुखिया रविंद्र इस महिला के पास आता है और इसको कहने लगता है कि तुम जो है सारा दिन दिहाड़ी करती हो, मजदूरी करती हो, तुम्हारे परिवार का गुजारा कैसे चलता है? तभी अलका कहने लगती है कि आप लोगों की कृपा है, हमारे परिवार का जो है गुजारा आपके दम पर ही चलता है। इसके बाद दोस्तों, रविंद्र उससे हंस-हंस कर बातचीत करने लगता है, जिसके कारण वहां पर वो विधवा महिला अलका भी उससे बातचीत करने लगती है। धीरे-धीरे करके दोनों में बातचीत ज़्यादा बढ़ जाती है, दोनों में गहरा प्यार भी हो जाता है और इसके बाद दोस्तों जो रविंद्र होता है, वो अलका के घर पर भी आना-जाना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, इसके ना तो बच्चों को इस बात की खबर होती है और ना ही अलका के ससुर को इस बात की खबर पड़ती है, क्योंकि जैसे ही बच्चे स्कूल में चले जाया करते थे और जो इसका ससुर होता है वो बाहर चला जाया करता था, तो उसी समय रविंद्र इसके घर पर आ जाया करता था। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी हो जाता है जिसमें सुबह के तकरीबन 7 बजे के आसपास दोनों बच्चे यानी कि बिट्टू और स्नेहा स्कूल में जाने के लिए तैयार होते हैं और तैयार होकर वो स्कूल में चले भी जाते हैं। दूसरी तरफ जो ये महिला होती है, जिसका नाम अलका होता है, आज ये मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं जाती, अपने घर पर ही रहती है। अब जैसे ही बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, तो इसके बाद अलका रविंद्र के पास फ़ोन कॉल करती है और रविंद्र को अपने घर पर बुला लेती है। दोस्तों, लगभग आधे घंटे के बाद रविंद्र भी उसके घर पर पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसके बारे में ये दोनों
नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ जो इसका बेटा होता है बिट्टू, उसकी थोड़ी-सी स्कूल के अंदर तबीयत खराब हो जाती है और वह फिर अपने टीचर से छुट्टी लेता है और छुट्टी लेकर वो घर की तरफ चला आता है। घर पर आने के बाद वह दरवाजे पर दस्तक देने लगता है और जैसे ही वो दस्तक दे रहा होता है तो उसकी माँ अलका लगभग 2 से 3 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खोलती है। 2-3 मिनट गुज़रने के बाद अलका जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वह अपनी साड़ी को ठीक कर रही होती है और वह देखती है कि बिट्टू घर के दरवाजे पर खड़ा होता है। बिट्टू को तब तक कोई भी किसी भी प्रकार का शक नहीं होता है। बिट्टू जैसे ही घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाने के बाद वह देखता है कि गाँव के एक मुखिया जिसका नाम रविंद्र होता है, वो अंदर बेड पर लेटा हुआ था। अब दोनों को ऐसी स्थिति में देखकर बेटे के मन पर गहरा प्रभाव यानी कि कुप्रभाव पड़ता है। बिट्टू अब सारी बातें धीरे-धीरे समझने लगता है और इसके बाद जैसे ही 2-3 मिनट का समय और गुजरता है तो रविंद्र इस घर से निकल जाता है और अपने घर पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बिट्टू होता है उसके दिमाग में कुछ और चलने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम के 5 बजे के आसपास बिट्टू अपनी चाची के घर पर जाता है, अपनी चाची से कुल्हाड़ी माँगता है। उसकी चाची उसको कुल्हाड़ी दे देती है और इसके बाद बिट्टू अपने घर पर आ जाता है। बिट्टू अपनी माँ अलका को कहने लगता है कि माँ, हमारे घर में एक पेड़ खड़ा है और वो पेड़ जो है अब ना तो फल देता है ना छाया देता है। उसको काटने के लिए आज मैं ये कुल्हाड़ी लेकर आया हूँ। लेकिन अलका इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि आज की रात उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। आखिरकार वो उस कुल्हाड़ी को रख देता है। देखते ही देखते तकरीबन शाम हो चुकी होती है, रात भी हो जाती है। रात के समय में पूरा परिवार बैठकर खाना खाता है और खाना खाने के बाद कुछ देर तक टीवी वगैरह देखते हैं और ये सब करने के बाद दोस्तों अलका अपनी बेटी स्नेहा को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और बिट्टू अपने दादा के कमरे में जाकर लेट जाता है। लगभग दोस्तों 10 बजे का समय हो जाता है। पूरा परिवार जो है गहरी नींद में सो चुका होता है। लेकिन आज की रात बिट्टू को नींद नहीं आ रही थी। बिट्टू ने तो पहले से ही अपने मन के अंदर एक प्लान तैयार कर लिया था। दोस्तों आखिरकार रात के 11 बजे के आसपास बिट्टू अपने इस कमरे से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उस कुल्हाड़ी को उठाता है और कुल्हाड़ी उठाने के बाद वह अपनी माँ अलका के कमरे में चला जाता है। वह देखता है कि उसकी माँ अलका भी सो चुकी है, उसकी बहन स्नेहा भी सो चुकी होती है। और इसके बाद दोस्तों देखते ही देखते बिट्टू उस कुल्हाड़ी के साथ अपनी माँ के सिर पर जो है कई वार कर देता है और इस तरह से उसकी माँ जो है वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके सर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद उसकी बहन स्नेहा की भी आँख खुल जाती है। जैसे ही वह चिल्लाना शुरू करती है, शोर मचाना शुरू करती है, तो ये लड़का बिट्टू अपनी बहन की भी उसी तरीके से निर्मम हत्या कर देता है। और इसके बाद दोस्तों दादाजी की भी जो है आँख खुल जाती है क्योंकि स्नेहा ने तब तक कई बार चिल्लाने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसके दादा की आँख खुल गई थी। दादाजी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और निकलकर जैसे ही उस कमरे में जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर बिट्टू की माँ काजल और स्नेहा की लाश पड़ी होती है। और इतना सब देखने के बाद दादाजी अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और मोबाइल फ़ोन निकालने के बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन बिट्टू के सिर पर तो खून सवार होता है। बिट्टू देखते ही देखते अपने दादाजी पर भी हमला कर देता है, जिसके कारण उसको कुल्हाड़ी उसकी पीठ में लग जाती है और इसके बाद जो उसका दादा आलोक होता है वो चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है। इतने ज़्यादा ऊँची आवाज़ में वो चिल्लाता है कि पास में ही रहने वाली जो उसकी चाची होती है, उसका चाचा होता है, उनकी भी आँख खुल जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसका चाचा और उसकी चाची घर के अंदर पहुँचते उससे पहले बिट्टू अपने दादाजी पर और भी कई बार कुल्हाड़ी के साथ कर देता है, जिसके कारण उसका दादा आलोक भी मौके पर अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद जैसे ही उसके चाचा और चाची घर में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पूरे परिवार की इस बिट्टू ने हत्या कर दी थी। और इसके बाद इसके चाचा और चाची पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करते हैं और लगभग आधा घंटा गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। इसके बाद दोस्तों पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है, बिट्टू के चाचा से भी पूछताछ करती है, घटना के बारे में पूरा मुआयना करती है।
वहां पर घटना क्रम पर ही इस लड़के बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, लेकिन पुलिस जो है इस 14 साल के लड़के को देखकर दंग रह जाती है कि आखिरकार इस बिट्टू नाम के 14 साल के लड़के ने अपने पूरे परिवार का कत्ल क्यों किया है। बिट्टू से जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो बिट्टू अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने खोल देता है, और जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चलता है तो पुलिस भी सत्ते में रह जाती है, हैरान रह जाती है। दोस्तों, इसके बाद अब जो है भविष्य में जज साहब इस 14 साल के लड़के बिट्टू को आखिरकार क्या सजा सुनाएंगे, ये तो बात भविष्य में तय होगी। लेकिन यहाँ पर बिट्टू ने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया था। दोस्तों, इस पूरे घटना में बिट्टू की माँ अलका की बहुत बड़ी गलती होती है। उसने गांव के मुखिया रविंद्र के साथ अपना एक ऐसा रिश्ता बना लिया था जिसको उसका बेटा स्वीकार नहीं कर सकता था, जिसके चलते बिट्टू ने ये बहुत बड़ा गलत कदम उठाया, और अब इस तरह से बिट्टू का पूरा परिवार बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। दरअसल दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको हमेशा जागरूक करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।